रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर लास्ट टॉपिक है प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम या विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के रूप में हम इस अंतिम पॉइंट के रूप में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां पर कंप्लीट करेंगे। प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम के अंदर द्विपरमाणुक अणु द्वारा समान इलेक्ट्रॉनिक अवस्था में एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण के फलस्वरूप कंपन रमन हो तो इसे विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंपन ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा व्यंजक हम निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिस्थिति क्या है, यहाँ पर आपको क्या चेंज नहीं करना है, n स्थिर रहेगा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्तर है वो परिवर्तित नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर जो V दिए गए हैं V1, V2, V3, V4 जिसमें V का मान 0, 1, 2, 3, 4 इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्तर में विभिन्न कंपन स्तरों के मध्य संक्रमण को हम यहाँ पर विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ में जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है उसको शामिल नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो अणु दिया गया है उसको द्रव अवस्था या विलयन में लेकर के हम प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम ज्ञात करते हैं, जिसमें केवल V से V में संक्रमण होगा, इसमें J को कहीं पर भी यूज नहीं करना है। तो द्विपरमाणुक अणु में समान इलेक्ट्रॉनिक अवस्था का मतलब है n का मान स्थिर कर दीजिए, तो उसमें एक कंपन ऊर्जा स्तर, तो ये एक वाइब्रेशनल लेवल है, एनर्जी लेवल है, से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण, तो यहां से आप किसी दूसरे कंपन स्तर में स्थानांतरण करते हैं, इसी को संक्रमण कहते हैं। और उसके फलस्वरूप कंपन रमन होता है या रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, या कंपन आवृत्ति प्रदर्शित होती है, या रमन शिफ्ट होता है, तो उसे हम विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाते हैं। और कंपन ऊर्जा स्तर के लिए हम इस ऊर्जा व्यंजन को इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि सामान्य कंपन आवृत्ति या तरंग संख्या या ऊर्जा के लिए हमने काम में लिया था। तो सेम वही संबंध है जो कि हमने यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं EV वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसमें V प्लस हाफ HC ओमेगा E बार माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC XE ओमेगा E बार प्लस बाकी इसी तरीके से हम मान आगे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इससे आगे YE ZE आदि जो कंपन कांस्टेंट है उन कंपन स्थिरांकों को हम निम्न मान युक्त या अति न्यून मान युक्त होने के कारण नेग्लेक्ट करके हटा देते हैं, केवल ये दो पद ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जहाँ पर दिया गया मात्रक यहाँ पर जूल में दर्शाया जाता है, जिसको JOULE लिखा जाता है जूल, और या फिर प्रतीक के रूप में लिखें तो कैपिटल J मात्रक के रूप में दर्शाते हैं। जहाँ V जो प्रयुक्त किया गया है वो कंपन ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, जिसके मान 0, 1, 2, 3 के रूप में दर्शाए जाते हैं। और ये जो WE बार लिखा है ये वास्तव में ओमेगा E बार है, जो कि यहाँ पर VE बार के रूप में की जगह न्यू E बार के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। और इसी को हम साम्य कंपन तरंग संख्या या साम्य कंपन आवृत्ति कहते हैं, लेकिन ये तरंग संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है। कहा इसे कंपन आवृत्ति जाता है, साम्य कंपन आवृत्ति कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये साम्य कंपन तरंग संख्या ही है। और XE जो दिया गया है ये अनावर्ती दोलक स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन कांस्टेंट को दर्शाता है। और ये समीकरण सामान्य है, पहले हमने ले रखा है। यह सभी अणु की आकृति और कंपन की प्रकृति से अप्रभावित है। ये जो मान दे रहे हैं हम ये समीकरण, तो ये सभी अणु की आकृति एवं कंपन की प्रकृति से अप्रभावित है, जिसमें आकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और कंपन की प्रकृति कैसी है, कौन से प्रकार का बेंडिंग वाइब्रेशन है या फिर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, उसके ऊपर ये निर्भर नहीं करता, उससे इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हम सिलेक्शन रूल जो काम में लेंगे वो होता है डेल्टा V इक्वल टू +-1 +-2 +-3, और उच्च सभी संक्रमण को यहाँ पर वर्ण नियम या सिलेक्शन नियम कहते हैं। लेकिन +-1 के अलावा +-2 या +-3 डेल्टा V जो कंपन स्तरों के मध्य का अंतराल है, वह संक्रमण की प्रायिकता
अर्थात इसके आगे इनकी संक्रमण की प्रायिकता तेजी से क्या होती है, घटती है। प्रोबेबिलिटी वाइब्रेशनल प्रोबेबिलिटी है या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है वो घटती है, अतः इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो डेल्टा वी के उच्च मानों को, डेल्टा प्लस माइनस 1 के मान के अलावा डेल्टा वी के जितने भी उच्च मान हैं उनकी प्रायिकता में तीव्रता से कमी या प्रायिकता घटने के कारण इनको हम नगण्य मानकर हटा देते हैं। अतः विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम, तो ये ध्यान रखना, विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन नियम या सिलेक्शन रूल केवल डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस 1 के रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ पर वी विभिन्न कंपन स्तरों के मध्य के अंतर को या अंतराल को दर्शाता है, अर्थात एक कंपन स्तर से दूसरे कंपन स्तर के मध्य केवल डेल्टा वी बराबर +1 या -1 के रूप में अंतर प्रदर्शित या संक्रमण प्रदर्शित होता है। जो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही है। पहले हमने जो आईआर या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले पढ़ी है उसकी तरह ही है, उसमें भी सिलेक्शन रूल यही होता है, यहाँ पर भी सिलेक्शन रूल यही है, लेकिन वहाँ हमने ये कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अनावर्ती दोलक की जगह जो आवर्ती दोलक लिया था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में लिया था, उसमें जो सिलेक्शन रूल था उसी रूप में विशुद्ध रमन स्पेक्ट्रम का जो सिलेक्शन रूल है सेम रहेगा, क्योंकि उच्च जो संक्रमण है ये उच्च संक्रमण नगण्य मान लिए जाते हैं। डेल्टा वी +-1 वर्ण नियम समीकरण 1 में प्रयुक्त करके संक्रमण ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। समीकरण नंबर जो 1 इससे पहले हमने प्रदर्शित की है ये वाली, इसमें डेल्टा ई वी जो दिया गया है इसकी जगह डेल्टा ई वी कैसे ज्ञात करेंगे, ई वी डैश में से ई वी को घटा करके। ई वी डैश में ये समीकरण सेम रहेगा, ये जो वी हम प्रयुक्त करेंगे वो वी डैश के रूप में लेंगे और ई वी के अंदर ये सामान्य समीकरण प्रयुक्त किया जाता है और इसी को हम संक्रमण ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं जो डेल्टा ई वी है। और उसको दर्शाया जाए तो ये संक्रमण कैसे दर्शाया जाएगा, वी से वी डैश स्तर में संक्रमण हो रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ स्थानांतरण होगा, जिसमें निम्न स्तर के लिए ईवी और उच्च स्तर की ऊर्जा के लिए ईवी डैश प्रयुक्त करते हैं। और डेल्टा ई किसके बराबर होगा, ईवी डैश माइनस ईवी के बराबर, और इसी को हम संक्रमण ऊर्जा कहते हैं। और ये विशुद्ध कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए संक्रमण ऊर्जा को दर्शाता है। और यहाँ पर संक्रमण तरंग संख्या प्रदर्शित करें अलग अलग तो कैसे दर्शाई जाएगी, और यहाँ सीधो सरल करके लिख दिया गया है, तो मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ 0 से V-1 में संक्रमण लिया जाए तो क्या स्थिति होगी, और उसको सरल किया जाए तो इस समीकरण के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं 1 - 2xe ब्रैकेट बंद ओमेगा ई बार इंटू HC के द्वारा। और अगर इसको मैं बिल्कुल एडवांस तरीके से सरल करके प्रदर्शित करूँ तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू ई वी डैश माइनस ई वी। मैं ई वी डैश की जगह वी डैश प्लस हाफ इंटू HC ओमेगा ई बार माइनस वी डैश प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC ओमेगा ई बार इंटू XE, इसमें से हम घटाएंगे EV को। EV के लिए भी मान यही रहेगा 1/2 HC ओमेगा ई बार V प्लस हाफ का होल स्क्वायर HC ओमेगा ई बार इंटू XE ओमेगा HC ओमेगा ई बार इंटू XE। ये EV डैश का मान, ये EV का मान। इसमें V डैश की जगह हम यूज कर रहे हैं 1, V की जगह यूज कर रहे हैं 0, तो मान रख दिया जाए क्या स्थिति आएगी, इसकी जगह रखें 1 तो 1 इन प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 HC ओमेगा ई बार माइनस V डैश की जगह हम रख रहे हैं 1 तो ये 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4 HC ओमेगा ई बार और XE। इसमें से हम घटाएंगे दूसरे वाले मान को जिसमें V की जगह रखना है 0 रखें तो ये हो जाएगा 1/2 HC ओमेगा ई बार माइनस, इसकी जगह हो जाएगा
1/4 HC ओमेगा ई बार इंटू एक्स ई। इसमें से इसको घटाया जाए तो इसमें से इसको घटाएं तो ये बचता है HC ओमेगा ई बार। 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ई का ही मान आ जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले मान में से इसको घटा रहे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस वाले में से प्लस को घटाएं, माइनस का मान ज़्यादा है तो 9/4 में से 1/4 सबसेट करेंगे तो बचेगा 2 और ये हो जाएगा चिन्ह इसका लगेगा क्योंकि ये मान बड़ा है। तो -2 HC ओमेगा ई बार इंटू एक्स ई। और इसी को अगर सरल रूप में प्रदर्शित किया जाए HC ओमेगा ई बार कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 - 2 XE और कॉमन आ जाएगा HC ओमेगा ई बार। और इसी को हम संक्रमण ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं और यही संबंध यहाँ पर समीकरण के रूप में दिया गया है 1 - 2 XE ओमेगा ई बार इंटू HC। और यही प्रक्रिया हमने यहाँ पर ली 1 - 2 XE HC ओमेगा ई बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से V का मान 0 और V डैश का मान 2 रख दें तो ये आ जाएगा 1 - 3 XE 2 HC ओमेगा ई बार के रूप में लिखा जाता है। ऐसे यदि V की जगह 1 और V डैश की जगह 2 लिख दें तो इस स्थिति में संक्रमण हेतु संक्रमण ऊर्जा लिखी जाएगी 1 - 4 XE HC X ई ओमेगा ई बार। यहाँ एक्स ई लिखा है, ये वास्तव में है ओमेगा ई बार के रूप में। ठीक है, तो इसको इस रूप में प्रदर्शित करें तो ये सही दर्शाया जाता है, जो कि साम्य कंपन आवृत्ति को प्रदर्शित करता है या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, जो कि तरंग संख्या के रूप में प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखी गई है, वो ध्यान रखना है। पहले में दिया गया है डेल्टा ई फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब है मूलभूत ऊर्जा या मूल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जब संक्रमण 0 से लेकर के V बराबर 1 में होता है। और सेकंड में यहाँ पर ओवरटोन कब कहते हैं, जब डेल्टा V का मान कितना दिया गया हो, ±2 दिया गया हो। ये ±1 के लिए है, ये ±2 के लिए है। ठीक है, लेकिन ये 0 से प्रारंभ करता है जब तो फंडामेंटल, तो जिसमें G +-1 2 3 जितना भी चाहे सब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लेकर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी डेल्टा V जो दिया गया है, इसमें अंतराल कितना ले रखा है, +1 का अंतर ले रखा है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से कर रखा है, V बराबर 1 से लेके V बराबर 2 में संक्रमण अगर होता है तो इसकी प्रक्रिया हमने पहले इस तरीके से ले रखी है। ध्यान हो तो इस रूप में ग्राफ प्रदर्शित किया था। 0 से लेके 1 में चलें तो फंडामेंटल या मूलभूत आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। 0 से लेके 2 में चलें अर्थात 0 1 2 3 4, तो 0 से 1 फंडामेंटल बैंड, 0 से 2 फर्स्ट ओवरटोन और 0 से लेके 3 सेकंड ओवरटोन, 0 से लेके 4 थर्ड ओवरटोन। जिसमें सेकंड और थर्ड ओवरटोन है उसकी तीव्रता बहुत कम होती है, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। तो उसमें यहाँ पर जो V 0 से 1 में लिया, इसको हमने कहा फंडामेंटल या मूलभूत बैंड को प्रदर्शित करता है। सेकंड में 0 से 2 की बात करें तो ये फर्स्ट ओवरटोन को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर ये फर्स्ट ओवरटोन लिखी गई है। इसके अलावा यदि मैं 1 से प्रारंभ करके 2 में जाता हूँ तो इसे क्या कहा जाता है, हॉट बैंड कहते हैं। और हॉट बैंड कब प्राप्त होते हैं, उच्च ताप पर, जब दिए गए अणुओं के अंदर उत्तेजन अवस्था में अर्थात प्रथम जो कंपन स्तर है उसमें जब आबादी उच्च ताप पर बढ़ा दी जाती है तभी जाकर के हॉट बैंड प्राप्त होते हैं। इसलिए हॉट बैंड उच्च ताप पर प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम हॉट बैंड कहा था। अर्थात जो सैंपल यूज कर रहे हैं उसको गर्म करके या हॉट करके हम स्पेक्ट्रम के अंदर रेखाएं प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम हॉट बैंड कहते हैं। तो 1 से 2 में संक्रमण है, ये हॉट बैंड को प्रदर्शित करता है, जिसमें चयन नियम डेल्टा न्यू या डेल्टा V +1 या -1 के रूप में ही होता
है। तो इस तरीके से फंडामेंटल संक्रमण के लिए तरंग संख्या या ऊर्जा दिखी गई है। आप इसको तरंग संख्या के रूप में लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा न्यू बार फंडामेंटल के लिए, तो ये संबंध हो जाएगा 1 - 2xe ओमेगा ई बार। hc यहाँ से हट जाएगा क्योंकि भाग देते ये आवृत्ति में परिवर्तित या तरंग संख्या में परिवर्तित हो। तो तरंग संख्या के रूप में लिखें तो hc हट जाएगा, तरंग संख्या के रूप में लिखें तो hc हट जाएगा, और यहाँ पर भी तरंग संख्या के रूप में लिखें तो hc हट जाएगा। ठीक है, और इसमें 3 प्रकार की प्रक्रिया बताई है, फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन और हॉट बैंड कैसे प्राप्त होते हैं, और उसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है। इनके मान अच्छी तरह से ध्यान रखना, और इस तरीके से इस संबंध के रूप में या इस समीकरण के अंदर मान रख के अगर याद नहीं है तो आप सीधे मान रख के सरल करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हॉट बैंड की बात करें तो v डैश की जगह कर दीजिए 2 और v की जगह कर दीजिए 1 और सरल करिए, सेम वही मान आएगा जो कि ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, रमन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। अतः ओवरटोन बैंड और दूसरा जो दिया गया है हॉट बैंड, तो रमन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता वैसे ही बता रखा है, स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस उनकी तीव्रताएं वैसे ही रेले लाइंस की तुलना में बहुत ही कम होती है। और उसमें भी यदि हम ओवरटोन और जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन या फिर हॉट बैंड को पूर्णतया उपेक्षित कर सकते हैं क्योंकि इनकी तीव्रता का मान पहले से ही बहुत कम होता है। अतः अणु का रमन कंपन स्पेक्ट्रा सबसे सरल प्रकृति का होता है जिसमें केवल फंडामेंटल बैंड ही प्राप्त होते हैं। रमन रेखाएं उत्तेजन रेखाओं से दूरी पर अपेक्षित है एवं संगत प्रत्येक मौलिक या फंडामेंटल कंपन आवृत्ति का मान हम एक निश्चित समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रमन रेखाओं के लिए, और रमन रेखाओं के लिए न्यू वी बार के रूप में तरंग संख्या के रूप में लिखें तो एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी या एक्साइटेशन वेव नंबर के साथ में प्लस माइनस डेल्टा ई अपॉन एच सी, या फिर हम इसको तरंग संख्या के रूप में ओमेगा के रूप में भी लिख सकते हैं या सामान्य न्यू के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सरल रूप में प्रदर्शित की जाती है या मौलिक रूप में दर्शाई जाती है, जिसमें इसकी जगह हम डेल्टा न्यू बार वी से वी डैश संक्रमण के रूप में भी तरंग संख्या दर्शा सकते हैं। तो वापस ध्यान रखना, यहाँ पर रमन रेखाएं उत्तेजन रेखाओं से दूरी पर अपेक्षित है, अर्थात उत्तेजन रेखा के पास में ही होती है एवं संगत प्रत्येक मौलिक कंपन आवृत्ति का मान हम इस समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसका कि ये सूत्र है, जिसमें ये एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी जो अवशोषण तरंग संख्या को दर्शाता है, जो कि हमने पहले कंपन ये घूर्णन स्तर में भी प्रदर्शित की थी, जो कि रेले लाइंस को दर्शाता है। और रेले लाइंस में से प्लस माइनस करके डेल्टा ई अपॉन एच न्यू, अर्थात यहाँ पर न्यू बार के रूप में प्रदर्शित करें, जो कि रमन फ्रीक्वेंसी स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस को प्रदर्शित करती है। प्लस के रूप में स्टॉक, माइनस के रूप में एंटी स्टॉक आएगी। तो आप एच डेल्टा ई अपॉन एच सी लिखें या फिर डेल्टा न्यू बार वी से वी डैश संक्रमण लिख करके भी मान प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर डेल्टा न्यू बार वी से वी डैश संक्रमण के मान हमने यहाँ पर लिख रखे, ठीक है, लेकिन ऊर्जा के रूप में है, एच सी का भाग दे देंगे तो डेल्टा न्यू बार एफ के रूप में ये मान आ जाएंगे। इसको मानों को कैसे दर्शाना है, इन मानों को डेल्टा न्यू एक्साइटेशन के साथ प्रदर्शित करना है कि रमन स्पेक्ट्रम में जो रिले लाइंस है उसके पास दूसरी लाइनें कैसे बनती हैं, उनकी स्थिति हम इन समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें न्यू एक्साइटेशन बार को बीच वाले से मान से और बाकी मानों को हम माइनस के रूप में और इधर प्लस के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और पीछे जो मान दिए थे वो यहाँ पर इस जगह पर रखने हैं, जो कि संक्रमण की तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जब भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें, आपको रेले लाइंस की तरंग संख्या के साथ में प्लस माइनस रूप में स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइंस को प्रदर्शित करना है। उपयुक्त संबंध में पॉजिटिव चिन्ह किसको दर्शाता है, स्टॉक रेखाओं को, और नेगेटिव चिन्ह है ये एंटी स्टॉक रेखाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्टॉक लाइंस ऊर्जा अवशोषण तथा एंटी स्टॉक लाइन ऊर्जा अवशोषण को प्रदर्शित करती है। तो जिसमें स्टॉक लाइन है
वह भी, और एंटी स्टॉक लाइन है वो भी ऊर्जा अवशोषण और दोनों ही ऊर्जा अवशोषण उत्सर्जन को प्रदर्शित करता है। एंटी स्टॉक लाइन्स के प्रेक्षण अति दुर्बल होते हैं, तो ये ध्यान रखना। एंटी स्टॉक लाइन है, इसके प्रेक्षण या इनकी तीव्रताएं बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य ताप पर बहुत ही कम अणु V बराबर 1 स्तर के अंदर उपस्थित होते हैं, जिनके हॉट बैंड आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। अब है सिलेक्शन रूल या वर्ण नियम या चयन नियम क्या है, वो यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे चयन नियम के रूप में ये अलग से टॉपिक है। अगर केवल प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम पूछे तो ऊपर तक की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अलग से यदि रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल पूछे, किसका पूछा जाता है? रमन स्पेक्ट्रम का यदि सिलेक्शन रूल पूछा जाए तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अलग से आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाए तो कैसे अटेंड करना है। तो वर्ण नियम, चयन नियम या सिलेक्शन रूल किसके लिए? रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या है? अलग से शॉर्ट नोट पूछे तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। पहला, घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन नियम, जिसके अंदर वर्ण नियम लिखा जाता है डेल्टा J 0 और +-2 ही संभव होता है, जिसमें डेल्टा G 0 है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू आई, प्रकीर्णित रमन रेखाओं की आवृत्ति न्यू S के बराबर होती है, जिसे हम रेले प्रकीर्णन कहते हैं। जिसमें डेल्टा J 0 है तो न्यू S के बराबर होता है। स्केटर्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर, इसी को हम रेले ट्रांजिशन या रेले स्केटरिंग कहते हैं। इसी तरीके से डेल्टा J +-2 है तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर पहले वाले में सिर्फ आपको +2 लेना है। तो डेल्टा J +2 दिया गया हो तो डेल्टा J यदि +2 दिया गया है तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यू आई का मान न्यू S से क्या होगा? अधिक, और ऐसी स्थिति में लाइंस प्राप्त होती है, उसको कहते हैं स्टॉक रेखाएं। डेल्टा न्यू पॉजिटिव रूप में स्टॉक लाइंस या स्टॉक स्कैटरिंग लाइंस प्रदर्शित करती है। इसी तरीके से इसमें अगर स्टॉक लाइंस है तो इसमें लंबी तरंग दैर्ध्य अधिक वाली लेकिन आवृत्ति कम और तरंग संख्या कम वाली स्टॉक रेखाएं प्राप्त होती है। इसी तरीके से डेल्टा J -2 दिया गया है तो न्यू आई का मान न्यू S के मान से क्या होगा? अर्थात स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी या आपतित आवृत्ति से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एंटी स्कैटरिंग या एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होती हैं। इसे हम एंटी स्कैटरिंग भी कहते हैं और एंटी प्रकीर्णन भी कहा जाता है। पहले स्टॉक प्रकीर्णन था, यहाँ पर एंटी स्टॉक प्रकीर्णन कहा जाता है। एंटी स्टॉक लिख दीजिए, प्रकीर्णन कहा जाता है। इसमें स्टॉक लाइंस बनती है, इसमें एंटी स्टॉक लाइंस, अर्थात ये दोनों सिलेक्शन रूल किसके लिए हैं? रमन शिफ्ट के लिए ये सिलेक्शन रूल दर्शाए जाते हैं। इसमें कम तरंग दैर्ध्य की एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होती हैं, जिसमें तरंग दैर्ध्य कम है लेकिन आवृत्ति और तरंग संख्या लें तो वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसी रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा कंपन हो गया, ये घूर्णन हो गया। कंपन के लिए कंपन रमन स्पेक्ट्रम का वर्ण नियम प्रदर्शित करें तो वर्ण नियम तो है ये डेल्टा न्यू या डेल्टा V बराबर 0 +-2 3 4 के रूप में सब में आता है। लेकिन इसमें से उच्च संक्रमण की प्रायिकता और तीव्रता घटती है, अतः इनको पूर्णतः उपेक्षित कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन रूल होगा ओवरटोन के लिए डेल्टा J +-2 और +-3 है तो हॉट ट्रांजिशन के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे ओवरटोन +-2 के लिए भी होता है, हॉट ट्रांजिशन भी +-2 के लिए होता है। केवल आपको प्रारंभ कहाँ से करना है, तो ये दोनों तो कॉमन हो जाएंगे। इसके अलावा इनको ओवरटोन्स को प्रारंभ कहाँ से करना है? अगर V बराबर 0 से प्रारंभ करते हैं तो हो जाएगा ओवरटोन ट्रांजिशन, लेकिन आपको +-2 के रूप में लिखना है। इसी तरीके से हॉट ट्रांजिशन की बात करें तो ये V = 1 से प्रारंभ होगा और उसके बाद ऊपर ये अलग अलग स्तरों के अंदर या कंपन स्तरों में स्थानांतरित होगा, जिसमें
डेल्टा V प्लस माइनस 1 होगा, यहाँ पे 3 नहीं है 1 है, और डेल्टा J दिया गया प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर हमने चूंकि इसको उपेक्षित कर दिया है इसलिए डेल्टा V यहाँ पर कितना लेंगे 1, और डेल्टा J लिखा जाएगा प्लस माइनस 2, और इसमें डेल्टा V 0 व प्लस माइनस 1 संक्रमण ही मान्य है जैसा कि IR स्पेक्ट्रम में होता है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, यहाँ पर मैं वापस स्पष्ट लिख देता हूँ, इसको हटाते हुए यहाँ पर मान 3 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर प्लस माइनस 1 लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1, ये ध्यान रखना। तो डेल्टा J तो होगा प्लस माइनस 2, डेल्टा V होगा प्लस माइनस 1, और यहाँ पर डेल्टा V प्लस 0 और प्लस माइनस 1 के संक्रमण ही मान्य है जैसा कि सामान्य IR स्पेक्ट्रम के अंदर होता है, और डेल्टा J में प्लस माइनस 2 ही मान्य है, प्लस माइनस 1 हम मान्य प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए केवल ओवरटोन ट्रांजिशन के रूप में ही लिखे जाएंगे। और ओवरटोन में अगर मैं 0 से शुरू करता हूं तो V बराबर 2 में संक्रमण होगा, या 0 से शुरू करेंगे, ये 1 से शुरू करेंगे तो फिर ऊपर वाले, तो 1 से शुरू करें तो हॉट ट्रांजिशन कहलाएगा, हॉट बैंड बनेंगे, 0 से शुरू करेंगे तो ओवरटोन ट्रांजिशन कहलाएंगे। लेकिन सिलेक्शन रूल फिक्स है, डेल्टा J प्लस माइनस 2 और डेल्टा V प्लस माइनस 1 ही होता है, और यही इसका कंपन रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल है। तो 2 हमने पढ़े घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा J प्लस माइनस 2, फिर कंपन रमन स्पेक्ट्रम के लिए डेल्टा V प्लस माइनस 1। तो केवल यही इसका सिलेक्शन रूल है, इसके अलावा इसमें अलग से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है रमन स्पेक्ट्रम की अवरक्त स्पेक्ट्रम के सापेक्ष उपयोगिता। तुलना करने के लिए कहे तो आपको ये टॉपिक लेना है कि सामान्य IR स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम इन दोनों की तुलना करिए, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। पहला है, चूंकि रमन आवृत्तियां आपतित विकिरण की आवृत्तियों से, यहाँ पर आपतित है, आपतित विकिरण की आवृत्तियों से अप्रभावित रहती है, अतः आपतित विकिरण की आवृत्तियों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आपतित विकिरण की जगह हम सामान्य से भिन्न आवृत्तियां भी प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे IR रेडिएशन भी हम आपतित विकिरण के रूप में, UV रेडिएशन भी आपतित विकिरण के रूप में, और विजिबल रेडिएशन का उपयोग भी हम आपतित विकिरण के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपतित विकिरण की आवृत्तियों से रमन आवृत्तियां प्रभावित नहीं होती है, अर्थात डेल्टा न्यू पर निर्भर नहीं करता है। न्यू चाहे कोई भी हो, डेल्टा न्यू निश्चित या फिक्स ही रहता है। रमन स्पेक्ट्रम के दृश्य परास में भी, मतलब विजिबल रेंज में भी रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, जो कि IR स्पेक्ट्रम में ऐसा संभव नहीं है, वहां केवल IR विकिरण ही प्रयुक्त की जाती है। सेकंड में अध्रुवीय द्विपरमाणु अणुओं के लिए भी रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के लिए भी हम रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि। लेकिन IR स्पेक्ट्रम केवल ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु या ध्रुवीय अणुओं पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अध्रुवीय द्विपरमाणु अणुओं के लिए भी, इसका मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों के लिए रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अवरक्त स्पेक्ट्रम केवल ध्रुवीय अणुओं के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है, अध्रुवीय अणुओं के लिए प्राप्त नहीं करते। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि यदि हम बात करते हैं IR स्पेक्ट्रम की, तो इसमें अगर कंपन के द्वारा दिए गए अणु का द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तित होता है तो उन्हीं के हम IR स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था हेतु हम रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रम ठोस अवस्था के पदार्थ के, द्रव अवस्था में पदार्थ और गैस अवस्था में पदार्थ के लिए प्राप्त किया जा सकता है, जबकि IR स्पेक्ट्रम केवल गैस अवस्था या द्रव अवस्था के लिए प्राप्त किया जा सकता है। तो IR स्पेक्ट्रम मुख्यतः द्रव और गैस अवस्था के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ठोस के लिए नहीं। ठोस व द्रव अवस्था का IR स्पेक्ट्रम काफी विस्तृत होता है, तो प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन ठोस और द्रव अवस्था के अंदर
ठोस तो जनरली ज्ञात कर ही नहीं सकते, लेकिन द्रव के अंदर जो है वो डिफ्यूज्ड या विस्तृत प्रकृति का IR स्पेक्ट्रम होता है, जो कि अनुपयोगी रहता है। उपयुक्त उपयोगिताओं के कारण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक संरचना अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम तुलना कर सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रम की तुलना में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टेक्निक है किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से ये पूछा जाता है कि अध्रुवीय अणु का यदि अध्ययन करना हो या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि का अध्ययन करना हो तो हम कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करेंगे। तो आपका उत्तर होना चाहिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि अध्रुवीय अणुओं के अध्ययन को भी हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन IR स्पेक्ट्रम प्राप्त या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसमें फ्रैंक कोर्डॉन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक कोर्डॉन प्रिंसिपल, और वही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर के मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।